नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राज्य के 15 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के सभी जिलों में तथा रीवा, सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की है तथा ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बीते 24 घंटों में राज्य के हाटपिपल्या में 11, टिमरनी, हरसूद, खंडवा, मंडला में 9, ब्योबावरा, जावद, मांडा, कोतामा में 7, सिरमौर, गोरख में 6, बरेली, राजपुर, भोपाल, सेंधवा, सोनकच्छ, पाली, गाडरवाड़ा, जैतहरी, देवसरा, अणवाला, चनौड़ी में 5 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई है। इसके साथ ही रीवा, सागर, भोपाल, उज्जैन संभागों के जिलों में झाबुआ, धार एवं इंदौर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 24 घंटों में लगभग 15 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में तथा रीवा, सतना जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली चमकने गिरने की संभावना भी जताई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ राज्यों ने बदले नियम, जाने ऑफलाइन और ऑनलाइन करने का तरीका। पिछले 6 महीनों में मोदी सरकार की ओर से किसी योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वह है मुफ्त खाद्यान्न योजना की। कोरोना काल में 81 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को भारत सरकार ने इस योजना की मदद से राशन पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान को भी आदमी भूखा ना सोए, इसके लिए मोदी सरकार ने मार्च महीने से ही राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल और दाल मुफ्त दे रही है। सरकार की यह स्कीम नवंबर तक जारी रहेगी। सरकार की इस योजना में राशन कार्ड की बड़ी भूमिका है। राशन कार्ड भारत सरकार की एक मान्यता प्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड की सहायता से लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना से किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और राशन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को एपीएल, गरीब रेखा के नीचे रहने वालों लोगों के लिए बीपीएल और सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है। गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट नए राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तें बनाए गए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इन नियमों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। देश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने धीरे धीरे नियमानुसार सभी बंद पड़ी चीज़ों को खोलना शुरू कर दिया है। खासकर मेट्रो को भी चरणबद्ध तरीके से खोल दिया गया है। वहीं अगले सोमवार यानी 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइन साझा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया है।
टेक्निकल प्रोग्राम में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाज़त मिल गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा। यहाँ छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे, इसलिए कुर्सी मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। अभी नए नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है। वैसे उनके पास ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है। स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कॉलेजों में प्रयोगशालाएं खुली होंगी। प्रशिक्षु 6 फीट की दूरी से उपकरण इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिम्नेजियम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे और कॉलेजों और स्कूलों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूलों के लिए सुबह की असेंबली की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र आपस में कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाएंगे। बता दें कि जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वही सरकारी नियमों के अनुसार खुलेंगे। परिसरों के अंदर छात्राओं और शिक्षकों कर्मचारियों को रहने की अनुमति नहीं होगी। बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, ज़्यादा बीमारियों वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं उन्हें परिसर में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। EPFO, ESIC और श्रम मंत्रालय ने जनहित में जारी की ये जरूरी सूचनाएं। समझें और उठाएं योजना का फायदा। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कोरोना संकट के इस दौर में अपने सदस्यों, आम जनता, कर्मचारियों और हर वर्ग के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं, सलाह और हिदायतें जारी की हैं। इन सूचनाओं में कोरोना से लड़ाई में कारगर साबित होने वाले उपाय से लेकर कर्मचारी हित में गत एक सप्ताह में लिए गए ताज़ा फैसलों की जानकारी शामिल है। आप इन्हें देखें, समझें और लाभ उठाएं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान हुए बेरोजगारी। ESIC बीमित व्यक्तियों का ESIC देगा 50% वेतन। ESIC अस्पताल नोएडा में नए शिशु वार्ड का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अब 30 बच्चे तक हो सकेंगे भर्ती। शिशुओं की भर्ती की समस्या से मिलेगा छुटकारा। कोविड-19 के कारण बेरोजगार हो चुके लोगों को राहत देने के लिए ESIC ने 7/9/2020 को आधिकारिक राजपत्र में परिवर्तन प्रकाशित किया है। इस सूचना के माध्यम से योजना में इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्णय के अनुरूप अटल बीमा कल्याण योजना को 1 जून 2020 से 30 जून 2021 तक विस्तारित करने के साथ साथ 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है। अगस्त 2020 के महीने के लिए NCSE न्यूज़लेटर प्रस्तुत किया गया है जो NCS पोर्टल पर उपलब्ध है। MCC इन्फो ग्राफिक्स, एक्सेस स्टोरीज, करियर इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। कोविड-19 महामारी जैसी चुनौती के बीच भी डटकर लोगों की सेवा में लगे हैं ESIC के सभी अस्पताल एवं डॉक्टर। नोएडा के ESIC अस्पताल में ही अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 68,000 रोगियों को हो चुका है इलाज। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबकास्टिंग के माध्यम से बुकलेट की रिलीज कोविड-19 सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट होगी। नई तिथि शीघ्र ही सूचित कर दी जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। समय से पूर्व रिटायरमेंट के केंद्र सरकार के आदेश ने छुड़ाए 49 लाख कर्मचारियों के पसीने। जी हां, केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालयों और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मियों का पसीना छूट रहा है। खास तौर पर ऐसे कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 3 दशक पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय पूर्व रिटायरमेंट कोई पेनल्टी नहीं है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है
उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों एफआर और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को एफआर 56J रूल्स 48(1)(b) ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले ही अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो, रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी ग्रुप सी में है और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इन कर्मचारियों को वापस मिलेगा वेतन कटौती का पैसा, जानिए कितनी मिलेगी रकम। केरल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में की गई कटौती की रकम उन्हें वापस मिल सकती है। केरल सरकार कर्मचारियों की इस मांग को लेकर गंभीर दिख रही है और माना जा रहा है कि चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को कटौती की गई सैलरी को वापस कर उन्हें खुश कर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। सरकार ने कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट के बीच अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 6 दिन की सैलरी कटौती का फैसला किया। अप्रैल से लेकर अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन की सैलरी काटी गई तो उनकी 1 महीने की सैलरी के बराबर है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कुल 1 महीने की सैलरी में की गई कटौती को सरकार पीएफ के फंड के तौर पर वापस करने का विचार कर रही है। केरल सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी कर्मचारियों की सैलरी कटौती को वापस करने पर स्पष्ट निर्णय लेना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए ये फैसला ले सकती है और लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। गौरतलब है कि केरल सरकार के स्वामित्व वाले सभी विभागों, उद्यमों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्ध सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूली के सभी सरकारी कर्मचारियों की अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच तक हर महीने 6 दिन की सैलरी की कटौती की गई थी। आपको बता देंगे कोरोना संकट को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला किया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों ने वेतन कटौती का फैसला लिया। सरकार ने फैसला किया है कि सितंबर से हर महीने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में से 7 दिन की सैलरी काटी जाएगी। कोरोना का कहर, एक दिन में 97,000 से ज़्यादा पॉजिटिव। महाराष्ट्र में बढ़ते केस के साथ रिकवरी सबसे ज़्यादा। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 3 दिनों से लगातार 95,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,570 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए। इसमें संक्रमितों का आंकड़ा 46.59 लाख को पार कर गया है। अच्छी बात यह है कि एक दिन में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 81,533 दर्ज की गई है, जिससे रिकवरी दर 77.77% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 राज्यों में 74% मामले सक्रिय हैं। इनमें 48.8% मामले सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित 3 राज्यों में ही हैं। अन्य 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, असम में और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 24,886 नए केस आने का रिकॉर्ड सोमवार को दर्ज हुआ। यहां संक्रमितों की संख्या 1,56,081 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 14,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित एक दिन में ही ठीक हुए, जिसकी ठीक हुए लोगों की संख्या 7.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। राज्य में अब तक 28,724 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कुल 5% कोरोना रोगी हैं, लेकिन असम की भागीदारी इनमें 68% है।
असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के स्वास्थ्य सचिवों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर वहां बेहतर कोरोना प्रबंधन के उपायों की जानकारी दी है। इसके अलावा अस्पतालों में कोरोना उपचार और बचाव के तरीके अपनाने की सलाह दी है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट 60% है। इन राज्यों में महाराष्ट्र 19.7%, तमिलनाडु में 12.3%, आंध्रा में 12%, कर्नाटक में 9%, उत्तर प्रदेश में 6% शामिल है। फिलहाल देश में 36,24,197 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 9,58,316 एक्टिव मामले हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।